अपनी सौंदर्य की ताकत से कई सम्राटों को लड़ा देने वाली आम्रपाली का गौतम बुद्ध से क्या संबंध रहा है, ये एक बहुत बड़ा जीवंत प्रश्न है और इसमें लोग अभिरुचियाँ रखते हैं इसको जानने को। सच्चाई कुछ और ही होती है, बातें कुछ और ढंग से लोग किया करते हैं। तो आज मैं कुछ इस बारे में आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आम्रपाली की परिचय देना चाहता हूँ। बिहार का एक जिला है जिसका नाम वैशाली है, जहाँ पर सर्वप्रथम गणतंत्र का पाठ पढ़ा गया। यानी गणतंत्र का जन्मदाता वैशाली को ही माना जाता है। यहाँ की नगर वधु आम्रपाली थी और यहाँ के राजाओं के किसी इतिहास में भरे पड़े हैं। एक खूबसूरत लड़की से नगर वधु बनने और उसके बाद भिक्षुणी बन जाने की यात्रा ने इतिहास को पलट दिया था। आम्रपाली के संबंध में कई कथाएं मिलती है। मैं सबसे पहले आम्रपाली के जीवन से जुड़े कुछ मुद्दे आपके सामने रख रहा हूँ। कहा जाता है कि वह एक गरीब दंपत्ति को एक अबोध मासूम लड़की के रूप में आम के नीचे मिली थी। पता नहीं कौन था उसके माता पिता, क्योंकि उसे आम के वृक्ष के नीचे छोड़कर वे लोग चले गए थे। आम के नीचे मिलने के कारण उनका नाम आम्रपाली रखा गया। आम्रपाली जब किशोरा अवस्था में पहुंची तो उसके रूप और सौंदर्य की चर्चा नगर में फैल गई। नगर का हर पुरुष उससे विवाह करने के लिए लालायित हो उठा, उत्तेजित हो उठा। राजा से लेकर व्यापारी हर कोई आम्रपाली को पाना चाहता था। उसके माता पिता के समक्ष, अर्थात जिसने दंपत्ति ने उसको वृक्ष के नीचे पाया था, वही माता पिता के समक्ष अब दुविधा और भय उत्पन्न हो चला था। अगर आम्रपाली किसी एक को चुनती तो राज में अशांति फैल जाती। लोग इस मजबूरियां को नहीं जानते हैं। लोग जानते हैं कि ऐसे ही वो वेश्या बन गई थी, ऐसी कुछ बात नहीं है। यहाँ आपको स्पष्ट समझ आ रही होगी। जब वैशाली के राजा प्रशासन को, यानी वहाँ के जो प्रशासन थे, इस बात को पता चला तो उन्होंने नगर में शांति स्थापित करने के लिए आम्रपाली को क्रमानुसार अंत में नगर वधु बना दिया। नगर वधु बना दिया। इसके बाद आम्रपाली को जनपद कल्याण की उपाधि 7 साल के लिए दी गई। इसे साम्राज्य की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली महिला को यह पुरस्कार दिया जाता था। यह उपाधि आम्रपाली को अपना महल मिला, सेविकाएं मिली और लोगों से शरीर संबंध बनाने के चैन का अधिकार भी मिला। इसके साथ ही वह दरबार की नर्तकी भी बन गई। कई एक इतिहासकारों का मानना है कि अपने सौंदर्य की ताकत से कई साम्राज्य को मिटा देने वाली आम्रपाली का जन्म आज से करीब 2500 वर्ष पूर्व वैशाली के आम्रकुंज में हुआ था। आम्रकुंज में हुआ था। वह वैशाली गणतंत्र के महनामन नामक एक सामंत को मिली थी और बाद में वह सामंत राज सेवा से त्याग पत्र देकर आम्रपाली को पुरातात्विक वैशाली के निकट आज के अम्बारा गांव चला आया। जब आम्रपाली की उम्र करीब 11 वर्ष हुई तो सामंत उसे लेकर फिर वैशाली लौट गया। कहा जाता है कि राज नर्तकी जब बनी आम्रपाली, इस संबंध में इतिहासकारों का मानना है कि 11 वर्ष की मात्र छोटी सी उम्र में ही आम्रपाली को सर्वश्रेष्ठ सुंदरी घोषित कर दिया गया और नगर वधु या वैशाली जनपद कल्याणी बना दिया गया। इसके बाद गणतंत्र वैशाली के कानून के तहत आम्रपाली को राज नर्तकी बनना पड़ा। प्रसिद्ध चीनी यात्री इस संबंध में फहियान और वेनसंग अपने यात्रा वृत्तांतों में वैशाली गणतंत्र और आम्रपाली पर विस्तृत प्रकाश डाला है। दोनों ने लगभग एकमत से आम्रपाली को सौंदर्य की मूर्ति बताया। वैशाली गणतंत्र के कानून के अनुसार हजारों सुंदरियों में आम्रपाली का चुनाव कर उसे सर्वश्रेष्ठ सुंदरी घोषित कर जनपद कल्याणी की पदवी दी गई थी। आम्रपाली की सौंदर्य की प्रसिद्धि के रूप की चर्चा जगत प्रसिद्ध थी।
उस समय उसकी एक झलक पाने के लिए सुदूर देशों के अनेक राजकुमार उसके महल के चारों ओर अपनी छावनी डाले रहते थे। विदेशी पर्यटकों के यात्रा वृत्तांतों में वैशाली और वैशाली की नगर वधु अप्रतिम सुंदरी अम्रपाली का जो वर्णन किया गया है न केवल काफी महत्वपूर्ण है बल्कि इससे वैशाली गणराज्य के वैभव संपन्नता और स्वर्णिम इतिहास की झलक भी मिलती है। जब बुद्ध का वैशाली में आगमन हुआ, वैशाली में जब बुद्ध का प्रथम पदार्पण होने वाला था और उनकी कीर्ति सुनकर अम्रपाली 16 श्रृंगार कर अपनी परिचारिकाओं सहित गंडक नदी के तीर पर पहुंची। अम्रपाली को देखकर बुद्ध को अपने शिष्यों से कहना पड़ा कि तुम लोग अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि भगवान बुद्ध जानते थे कि अम्रपाली के सौंदर्य को देखकर उनके शिष्यों के लिए संतुलन रखना कठिन हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति के 5 वर्ष पश्चात भगवान बुद्ध का वैशाली आगमन हुआ और उनका स्वागत वहाँ की प्रसिद्ध राजनर्तकी अम्रपाली ने ही किया था। इसी नगर में वैशाली की प्रसिद्ध नगर वधु अम्रपाली सहित 84,000 नागरिक बौद्ध संघ में शामिल भी हुए थे। बुद्ध ने 3 बार इस जगह का दौरा किया था और यहाँ काफी समय भी बिताए थे। बुद्ध ने अपने निर्वाण की घोषणा भी यही की थी। वैशाली के समीप कोल्हुआ में भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम संबोधन भी किया था। और आप जानते हैं कि वैशाली में संपन्न द्वितीय बौद्ध संगीति भी हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म 2 फार्म में हुआ था। एक अलग विषय है, लेकिन हम लोग यहाँ अम्रपाली और बुद्ध की कहानी को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। माना जाता है कि जब बुद्ध ने छुन्नी संघ की स्थापना भी की थी, इस संघ के जरिए भिक्षुनी अम्रपाली ने नारियों की महत्ता को जो प्रतिष्ठा दी वह उस समय में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। क्यों ना मानी जाए? क्योंकि बुद्ध का तो इच्छा था कि मेरे संघ में महिलाएं प्रवेश ही न करें। विश्व को अहिंसा का मंत्र बताने वाले भगवान बुद्ध को अपने मानवीय तत्वों से आकर्षित और प्रभावित करने वाली वैशाली गणतंत्र की राजनीति आम्रपाली की कला चेतना अध्ययन और शोध के अभाव में आज भी उपेक्षित है। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बौद्ध धर्म के इतिहास में अम्रपाली द्वारा अपने आम्रकानन में भगवान बुद्ध और उनके शिष्य को निमंत्रित कर भोजन कराने के बाद दक्षिणा के रूप में वह आम्रकानन भेंट देने की बड़ी ख्याति है। ये बहुत ही प्रसिद्धि से उनको मिला। इस घटना के बाद ही बुद्ध ने स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति भी दी थी। अम्रपाली इसके बाद सामान्य बौद्ध भिक्षुनी बन गई और वैशाली के हित के लिए उसने अनेकों कार्य किए। उसने केस कटाकर भिक्षा पात लेकर सामान्य भिक्षुनी का जीवन व्यतीत किया। यह भी कहते हैं कि अम्रपाली एक बौद्ध भिक्षु पर मोहित हो गई थी। अम्रपाली ने बौद्ध भिक्षु को न केवल खाने पर आमंत्रित किया बल्कि 4 महीने के प्रवास के लिए अनुरोध भी किया था। बौद्ध भिक्षु ने उत्तर दिया कि वह अपने गुरु बुद्ध की आज्ञा के बाद ही ऐसा कर सकते हैं। अंत में अम्रपाली ने गौतम बुद्ध से कहा कि मैं आपके भिक्षु को मोहित नहीं कर पाई और उनकी आध्यात्मिकता ने मुझे ही मोहित कर धर्म की राह पर चलने को विवश कर दिया। और एक किस्सा ये भी कहा जाता है कि बुद्ध को जब उसने अपने घर पर बुलाई आम्रकानन में, तो लोग इसको बहुत हंसे और लोग कुछ अलग ही नज़र से इसको देखते थे। मगर बुद्ध, जिसके पास एक जीवंत आत्मा जो कि कैवल्य की प्राप्त कर चुके थे, उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका उन्होंने प्रयोग कर उसके सौंदर्य से मोहित नहीं हुए, उसी को अपने मार्गों पर चलने को विवश कर दिया। यही तो सीखने की बात है। कहा जाता है कि बिंदुसार के साथ भी अम्रपाली का बहुत ही ऐतिहासिक संबंध था। मगध सम्राट बिंबिसार ने अम्रपाली को पाने के लिए वैशाली पर जब आक्रमण किया, तब संयोगवश उसकी पहली मुलाकात अम्रपाली से हुई।
अम्रपाली के रूप सौंदर्य पर मुग्ध होकर बिंबिसार पहले ही नजर में अपना दिल दे बैठा। अम्रपाली ने बिंबिसार से युद्ध रोकने के लिए कहा और बिंबिसार ने अम्रपाली की बात मान ली थी। बिंबिसार ने अम्रपाली को मगध की महारानी बनने का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन अम्रपाली ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि वैशाली और मगध शत्रु थे। एक वेश्या भी इस तरह से अपने राजधर्म को निभाई। आज तो राजनेता लोग जिस तरह से धर्म को निभाते हैं वो तो सबके सामने ही है। बिंबिसार को अम्रपाली से एक पुत्र भी हुआ था, जो बाद में बौद्ध भिक्षु बन गया। कहा जाता है कि अम्रपाली का अजातशत्रु के साथ भी संबंध था। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। ये अम्रपाली के साथ इतना प्रेम करता था, ये दोनों एक दूसरे को प्रेम करते थे। जब वैशाली गणराज को यह पता चला तो उन्होंने अम्रपाली को जेल में डाल दिया था। अजातशत्रु को यह पता चला तो उसने वैशाली पर आक्रमण कर कई लोगों की जान ले ली थी, लेकिन इसे कुछ हासिल नहीं हुआ और अम्रपाली से काफ़ी दुखी हुई थी। बुद्ध और अम्रपाली के संबंध में एक कथा और मिलती है कि एक बार भगवान बुद्ध विचरते हुए वैशाली के वन विहार में आए। नगर में उनके दर्शन करने के लिए आम जनों के साथ ही नगर के बड़े बड़े श्रेष्ठ जन भी उनके दर्शन के लिए पहुँचे। हर किसी की इच्छा थी कि तथागत उसका निमंत्रण स्वीकार करे और उसके घर भोजन करने के लिए पधारे। वैशाली की सबसे सुंदर और प्रतिष्ठित गणिका अम्रपाली भी बुद्ध के तपस्वी जीवन को देखकर प्रभावित हो चुकी थी तथा वह भी अपना यह घृणित जीवन छोड़कर भिक्षुणी बनना चाहती थी। यही सोचकर वह भी गौतम बुद्ध को निमंत्रण देने पहुंच गई। बुद्ध ने उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया और वे उससे घर भी गए। जब उनके शिष्यों को इस बात का पता चला तो उन्हें बुरा लगा। उन लोगों ने बुरा मानकर उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने एक गणिका के घर जाकर बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। अपने शिष्यों की बात, जिसका मैं थोड़ा सा आपको परिचय पहले दिया हूँ इस वीडियो में, शिष्यों की बात सुनकर तथागत उन सबसे बोले, श्रावकों, आप लोगों को आश्चर्य है कि मैंने गणिका के घर कैसे भोजन किया। उसका कारण यह है कि वह यद्यपि गणिका है, किंतु उसने अपने को पश्चाताप की अग्नि में जलाकर निर्मल कर लिया है। यानी इंसान पश्चाताप की अग्नि में भी जलकर भी निर्मल हो सकता है, वास्तविकता हो तो। जिस धन को पाने के लिए मनुष्य मनौतियाँ करता है और न जाने क्या क्या तरीके इस्तेमाल करता है, उसी को अम्रपाली ने तुच्छ मानकर लात मारी है और अपना घृणित जीवन त्याग दिया है। ऐसे में उसका निमंत्रण कैसे अस्वीकार कर सकता था? आप लोग स्वयं सोचें कि क्या अब भी उसे हे माना जाए? गौतम बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्यों को महसूस हुआ कि बुद्ध तो सही बात कर रहे हैं, इसलिए उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ और उन्होंने तथागत से क्षमा मांगी। बुद्ध ने भी अपने शिष्यों को माफ़ कर दिया। कैसा लगा आपको ये स्टोरी? मुझे लगता है कि अब आपको बुद्ध और अम्रपाली का संबंध आपको समझ में आ गया होगा और बुद्ध अपने ज्ञान के दम पर, बल पर किस तरह से अम्रपाली को उस रास्ता से हटाए और मुख्य धारा से, धर्म के मार्ग से कैसे जोड़े थे, आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।